हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल महाबुद्धा एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉक्सो एक्ट 2012। कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले साथियों, उसके बारे में एक ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रिसेंट जो एग्जाम्स हैं उनमें ट्रेंड देखने को मिला है कि जो इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्या शेड्यूल है कितने शेड्यूल हैं, एक्ट नंबर एटसेट्रा, इन सब से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन सब चीजों को अपन स्किप नहीं कर सकते। तो आइए बढ़ते हैं पॉक्सो एक्ट की तरफ। पॉक्सो एक्ट की जब अपन बात करते हैं तो इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है वन। इसमें एक चैप्टर है जिसमें टोटल 46 सेक्शंस अपन को देखने को मिलते हैं। और जब सेक्शंस के एंड में इसमें एक शेड्यूल भी अपने को देखने को मिलता है। और जिसकी एक्ट नंबर की बात करें तो पॉक्सो एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो है एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। मतलब कि ईयर 2012 में ये 32 नंबर पे पास होने वाला एक्ट है। नेक्स्ट जो इसकी बात होती है वो है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। पॉक्सो एक्ट कब इनेक्टमेंट हुआ था, मतलब कि प्रेसिडेंट ने इस पे कब अपने सिग्नेचर किए थे। तो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट की बात करें तो वो है 19 जून 2012। अब जो इम्पोर्टेंस रखती है वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब कि पॉक्सो एक्ट जो है वो कब एनफोर्समेंट में आया था। एनफोर्समेंट की बात करें, जो जो पॉक्सो एक्ट है वो एनफोर्स में आया था 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट अपना एनफोर्समेंट में आया था। इसी दिन एक और मोस्ट जो अपने बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में भी इसको मनाया जाता है, वो है चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर को ही हमारा चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो जो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में मनाया जाता है। क्योंकि उनको बच्चों से बड़ा ही लगाव था, इसलिए 14 नवंबर को उनकी याद में इसको चिल्ड्रंस डे उस टाइम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट तो इसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पॉक्सो एक्ट को जो लाने का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है। जो पॉक्सो एक्ट का जो इम्पोर्टेंट इसके प्रियम्बल में दे रखा है वो है कि एक तो टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट। जो चिल्ड्रंस है उनको सेक्सुअल असोल्ट के जो ऑफेंसेस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। दूसरा, सेक्सुअल हेरेसमेंट से प्रोटेक्ट करना। तीसरा, जो आजकल चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने बहुत ही वाइड लेवल पे देखने को मिल रही है, आए दिन इसकी घटनाएं अपन न्यूज़पेपर्स में और जो टीवी चैनल्स हैं उनमें देखते रहते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिन ब दिन एक बढ़ता हुआ एक, जो बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह आज उभर रहा है। तो वो भी एक, जो लीगल पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो आज की तारीख में उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके लिए भी पॉक्सो एक्ट को एनेक्ट किया गया है। दूसरा, जो इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि ये स्पेशल कोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट को की भी बात करता है, जो इसके सेक्शन 28 में अपन आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो पॉक्सो एक्ट को लाने के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो है कि जो अपना आर्टिकल 15 क्लोज 3 है, वो ये पावर देता है स्टेट को कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन इनेक्ट कर सकता है। मतलब कि आर्टिकल 15(3) के तहत स्टेट के पास पावर है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी एक्ट या कोई भी लेजिस्लेशन पास कर सकता है। ठीक है। और जो एक, इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कारण है पॉक्सो एक्ट को लाने का वो है कि एक कन्वेंशन हुआ था 19 दिसंबर 1992 को। उस कन्वेंशन का नाम क्या था? उस कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसको अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था। इसी वजह से उसके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि वो एक स्पेसिफिक लॉ बनाए चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी जो ये कन्वेंशन कन्वेंशन था राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ने अडॉप्ट किया था, वो भी एक पॉक्सो एक्ट को लाने के अपने पीछे एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तो नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है इसका जो सेक्शन नंबर 1 है, वो बात करता है कि इसका एक्सटेंट क्या रहेगा। तो एक्सटेंट की जब अपन बात करें वो है ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। 2019 में आप सबको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिससे ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया था। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, बट जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया। शॉर्ट टाइटल की बात करें तो इसको बोलेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एनफोर्समेंट की डेट अपन ने बताई थी 14 नवंबर 2012 को इसको एनफोर्समेंट में लाया गया था। अब आगे बढ़े तो इसमें ए से एम तक बहुत सी डेफिनेशन दे रखी है, पर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसमें कुछ ही डेफिनेशन है, तो वही डेफिनेशन अपन डील करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है
एक तो डी नंबर पे, जिसमें चाइल्ड को डिस्क्राइब किया गया है। चाइल्ड यहाँ पे जो पॉक्सो एक्ट में है उसका मतलब क्या होगा? चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा होगा उसको इस एक्ट में चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है अमेंडेड डेफिनेशन है, 2019 में इसको डेफिनेशन को इनेक्ट किया गया था। अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में, उसके द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड को इसमें डेफिनेशन में ऐड किया गया था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब है कोई भी विजुअल डेपिक्शन, कोई भी विजुअल डेपिक्शन जिसमें जो चाइल्ड है उसके सेक्सुअल कंडक्ट को डेपिक्ट किया गया था। इसमें कोई भी, जिसमें कोई भी चीज इंक्लूड हो सकती है, वो चाहे किसी भी मीडियम से उसको बनाया हो, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे वीडियो हो, या डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड कोई भी इमेज हो, या तो वो एक्चुअल चाइल्ड की हो, या कोई इमेज क्रिएट की हो, अडेप्ट की हो, जनरेट मॉडिफाई की हो कंप्यूटर रिसोर्स से, उसको भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अपन इंक्लूड करेंगे। तो कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट जो चाइल्ड को विजुअली डेपिक्ट कर रहा है, वो चाहे फोटोग्राफ के थ्रू आया हो या वीडियो के थ्रू या कोई भी डिजिटल या कंप्यूटर रिसोर्स से जनरेट किया हो, चाहे एक्चुअल चाइल्ड की प्रेजेंस में किया हो या उसकी इमेज क्रिएट करके किया गया हो, उसको अपन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो है इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है और डेफिनेशन नंबर के। के में दिया हुआ है शेयर हाउस होल्ड क्या होगा? शेयर हाउस होल्ड दोस्तों वही इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा कोई हाउस होल्ड, शेयर हाउस होल्ड का मतलब है कि ऐसा कोई भी हाउस होल्ड हो जहाँ पे जिस पर्सन को गिल्टी चार्ज किया गया है इसमें, वो रह रहा है या किसी टाइम पे रहा है किसी ऐसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में चाइल्ड के साथ है। मतलब कोई भी ऐसा हाउस होल्ड जहाँ पे जो चाइल्ड है वो जिस पर्सन को यहाँ पे कन्विट किया गया है उसके साथ किसी भी टाइम पे या तो अभी रह रहा है या पहले किसी भी टाइम पे रहा हो, तो उस हाउस होल्ड को अपन यहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड मानेंगे। उसके बाद एल में स्पेशल कोड दे रखा है जो अपन सेक्शन 28 में डील करेंगे। एम के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे रखा है जो सेक्शन 32 में अपन डील करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है वो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। कोई भी ऐसा वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बट आईपीसी में या तो डिफाइन किया गया है, या सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, या जेजे एक्ट में डिफाइन किया गया है, या तो आईटी एक्ट जो 2000 में आया, पास हुआ था, इनेक्ट हुआ था, उसमें दिया गया है, तो उनको अपन सेम रेफरेंस मानेंगे, सेम मीनिंग मानेंगे, जो कि वो अगर इस एक्ट में होता तो उनका वही मीनिंग निकलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉक्सो एक्ट में कोई भी ऐसा वर्ड्स या कोई मेंशन नहीं कर रखा है, बट इन चारों एक्ट में से कहीं भी वो वर्ड डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है, तो उसका वही सेम मीनिंग होगा जैसे कि वो पॉक्सो एक्ट में ही वो प्रेजेंट है। इसके बाद चैप्टर सेकंड जो बोल रहा है वो बोल रहा है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो है चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है उसकी रेंज अपन बात करें रेंज की, तो वो जाता है सेक्शन 3 से सेक्शन नंबर 12 तक, और यहीं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में यही सेक्शन 3 से लेकर 12 तक की वो पोर्शन है पॉक्सो एक्ट का जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो 3 से 12 वाला जो रेंज है सेक्शंस की, ये महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इसको स्किप करने की आप बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा। तो सेक्शन 3 की अपन बात करें तो सेक्शन 3 बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की, कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। कोई भी पर्सन को कब माना जाएगा कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया गया है, कब माना जाएगा? इसमें 4 केसेस दे रखे हैं। 4 केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट जो है वो है ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस। अब इसमें गौर करने वाली बात है इस वर्ड पे, ही। ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मेल पर्सन्स को, कि जो यहाँ पे ऑफेंस है वो मेल पर्सन द्वारा किया जा रहा है। बट जो एक्ट की बात करें अपन, ओवरऑल जो एक्ट की बात करते हैं, तो ये इसमें मेल और फीमेल बहुत इंक्लूसिव होंगे। चाहे या तो मेल ने किया हो या फीमेल ने किया हो, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है चाइल्ड के खिलाफ, वो दोनों ही यहाँ पे गिल्टी अपन उसको करार दे सकते हैं। ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, इसमें मेल पर्सन्स जो भी गिल्टी होंगे वो भी डील किए जाएंगे, और जो फीमेल पर्सन्स अगर कोई यहाँ पे ऑफेंस कर रहा है तो उसको भी अपन डील किया जाएगा। बट यहाँ पे जो बात हो रही है, जो थर्ड के ए में अपन जो बात कर रहे हैं, वो मेल के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस। क्योंकि एक तो वर्ड आ गया ही, उसके बाद आ गया पेनिट्रेट्स हिज पेनिस। आप सबको पता है कि कुछ ऑर्गन्स जो डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये फीमेल होगी या मेल होगा, इस पर्सपेक्टिव से अपन इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे मेल पर्सन की बात हो रही है। तो इसमें दे रखा है कि इफ अ पर्सन
इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस इनटू एनी एक्सटेंट, अगर वो पेनिट्रेट करता है किसी भी एक्सटेंट तक इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ चाइल्ड, या तो वो किसी भी एक्सटेंट तक पेनिट्रेट कर रहा है उसका पेनिस, या तो वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस ऑफ अ चाइल्ड, या मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या तो वो खुद कर रहा है चाइल्ड के साथ या चाइल्ड को फोर्स कर रहा है कि वो उसके साथ या किसी अदर पर्सन के साथ ऐसा कोई भी एक्ट परफॉर्म करे। सेकंड जो वही बात कर रहा है वो बात कर रहा है, ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट बीइंग पेनिस, पेनिस के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट वो पर्सन अगर इंसर्ट कर रहा है इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड, या चाइल्ड को ऐसा करने के लिए वो फोर्स कर रहा है या तो उस पर्सन के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, तो वो भी गिल्टी माना जाएगा। सी जो इसमें बात कर रहा है वो बात कर रहा है, ही मैनिपुलेट्स, वो मैनिपुलेट कर रहा है कोई भी बॉडी पार्ट चाइल्ड का, किस चीज के लिए, टू कोज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, या चाइल्ड को फोर्स कर रहा है कि वो उसके साथ ऐसा मैनिपुलेशन करे, या किसी अदर पर्सन जो पर्सन गिल्टी फाउंड किया गया वो बता रहा है उसके साथ चाइल्ड ऐसा परफॉर्म करे, तो उसको भी यहाँ पे गिल्टी अपन ठहराएंगे। डी की अगर बात करते हैं, डी बोल रहा है कि ही अप्लाइज, अब यहाँ पे इंसर्शन की बात नहीं हो रही, ना ही पेनिट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे सीधी बात हो रही है वो ये है कि ही अप्लाइज हिज माउथ, वो अपना माउथ अप्लाई कर रहा है, या तो ऑफेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफेंडर अपना माउथ अप्लाई कर रहा है तो पेनिस या वजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड पे, या चाइल्ड से ये सब करवा रहा है या तो उसके साथ या किसी अदर पर्सन को जिसने उसने रेफर किया है। तो सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि कब अपन मानेंगे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस हुआ है। तो इसको अपन एक बार ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट तब माना जाएगा जब वो या तो पेनिट्रेट करता है उसका पेनिस, या तो वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड, या चाइल्ड से करवाता है। सेकंड बात कर रहा है, इंसर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि पेनिस नहीं है इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस ऑफ द चाइल्ड, या चाइल्ड से ऐसा करवा रहा है। तीसरा जो बोल रहा है वो है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है कोई भी बॉडी पार्ट चाइल्ड का ताकि पेनिट्रेशन हो सके उसके वजाइना, उरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में, या चाइल्ड को ऐसा करने के लिए वो कंपेल कर रहा है। जो डी है, डी बोल रहा है कि अप्लाई कर रहा है अपने माउथ को चाइल्ड के पेनिस, वजाइना, एनस या यूरेथ्रा पे, या चाइल्ड को ऐसा करने के लिए वो प्रेशराइज कर रहा है या कंपेल कर रहा है। अब जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 साथियों वो बात कर रहा है पनिशमेंट क्या होगी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए। सेक्शन 3 तो बात कर रहा है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होगा क्या, उसने ऑफेंस डिफाइन कर रहा है। अब जो सेक्शन 4 है वो उस ऑफेंस की पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर रहा है कि उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या होगी। अब जो इसमें जो पनिशमेंट दे रखी है वो है, अगर किसी भी पर्सन ने कमिट किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट चाइल्ड के साथ, तो वो पनिश विद होगा, उसको क्या इम्प्रिजनमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट रहेगी आइदर डिस्क्रिप्शन की, जो कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल की होगी, और जो एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड फाइलिंग उसके साथ कंपलसरी होगा। मतलब भी किसी पर्सन ने अगर चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है तो उसको मिनिमम 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक, और उसके साथ साथ उसको फाइन एज कंपलसरी देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड क्लोज है वो बात कर रहा है, अगर किसी पर्सन ने कमिट किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किसी ऐसे चाइल्ड पे जिसकी एज बिलो 16 ईयर्स है, तो उस केस में उस पर्सन को कितनी पनिशमेंट अवॉर्ड की जाएगी। उस तो अगर किसी पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है बिलो 16 ईयर्स के चाइल्ड पे, तो उसको पनिश किया जाएगा फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 20 ईयर्स, मतलब कि 20 साल कम से कम उसको इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, जो एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक। और जो यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी वो होल ऑफ द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ होगी, मतलब मरने तक उसको अपनी लाइफ जेल में गुजारनी पड़ेगी। ऊपर जो एलआई की अपन बात कर रहे थे वो नॉर्मल एलआई थी, पर यहाँ पे उसको अपने मरने तक, जीवन खत्म होने तक सारी सजा उसको जेल में ही पूरी करनी पड़ेगी।
थर्ड सबसेक्शन जो इसकी बोल रहा है वो ये होगा कि जो फाइन इम्पोज किया गया है वो जस्ट और रीजनेबल होगा और पेड किया जाएगा विक्टिम को, ताकि वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को, जो रिहेबिलिटेशन का उसका एक्सपेंस है उसको वो उसके लिए खर्च कर सके, ताकि उस पे इकोनॉमिकली बर्डन ना आए। ये एक मिनिमल रिलीफ एक अपन कह सकते हैं जो विक्टिम को अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एग्रावेटेड सेक्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की। सेक्शन 5 बात कर रहा है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की। एग्रावेटेड को अपन बात करते हैं तो एग्रावेटेड को अपन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो सेक्शन 3 में दे रखा है उसका ये कि अग्रेसिव फॉर्म है, इसको बोल सकते हैं कि जघन्य अपराध है। कोई भी ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस अगर जघन्य हो जाता है, मतलब एक हिंसक प्रवृत्ति का है, एग्रावेटेड होता है, कोई भी ऐसे अथॉरिटी इन पर्सन ने किया है, तो उसको अपन एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में अपन उसको यहाँ पे डील करेंगे सेक्शन 5 के अंदर में। इसमें 21 टाइप के ऑफेंस दे रखे हैं, मतलब 21 ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जिन केस में अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो जाता है तो उसको अगन एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। फर्स्ट जो बात करें, कोई भी पर्सन जो पुलिस ऑफिसर है उसने अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है चाइल्ड पे, या तो पहला तो विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन या पुलिस प्रीमाइसेस, या तो पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में या पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में किया है, या स्टेशन हाउस के प्रीमाइसेस में किया है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में सिचुएट हो या आउटसाइड पुलिस स्टेशन सिचुएट हो उसमें किया है, कोर्स ऑफ ड्यूटी में किया है, या कोई ऐसी जगह किया गया है जहां पे उसको लोग जानते हैं कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। सेकंड जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कोई भी अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है किसी आर्म फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर्स ने, कोई ऐसी लिमिट्स में जहां पे उसको डिप्लॉय किया गया है ड्यूरिंग इस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, या कोई ऐसे एरिया में उसने ऑफेंस कमिट किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का जहां पे उनकी फोर्स को कमांड किया है, मतलब उसको डिप्लॉय किया है एक तरीके से। तीसरा, कोर्स ऑफ ड्यूटी में किया है उस आर्म फोर्स के पर्सन ने, या कोई ऐसी जगह किया है जहां पे उसको वो नॉन है या आइडेंटिफाइड है एज अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस का, जहां पे उसको लोग जानते हैं कि आर्म फोर्सेस का मेंबर है। सी बात कर रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, तो वो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ बोल रहा है कोई भी पर्सन जो या तो किसी इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में या स्टाफ में है किसके, या तो जेल या रिमांड होम के, या प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और केयर जहाँ पे उसको चाइल्ड को रखा जाता है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन मैनेजमेंट या स्टाफ में है और उसने अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया गया है तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के अंदर भी काउंट किया जाएगा। है ये बात कर रहा है कोई भी ऐसा मैनेजमेंट या स्टाफ ने किया है, कोई भी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या स्टाफ ने किया है, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट हो, उसने किया है। एफ बात कर रहा है मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसने किया है। अगर गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कमिट किया गया है चाइल्ड पे तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म में ही आएगा। उसके बाद एच बात कर रहा है कि किसी डेडली वेपन यूज करके किया है, या कोई फायर या हीटेड सब्सटेंस को यूज करके किया गया है, फायर या कोरोसिव हीटेड सब्सटेंस को यूज करके गया है, तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म में ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। कोई भी पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है जिसने कोज कर दिया कोई भी ग्रीवियस हर्ट या कोई भी ऐसा बॉडीली हार्म या इंजरी उस चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स को, तो भी एग्रावेटेड फॉर्म में जाएगा। या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है चाइल्ड पे जिसकी वजह से वो फिजिकली इनकेपेसिटेट हो गया या मेंटली इल हो गया। सेकंड, जिसके वजह किसी फीमेल चाइल्ड पे किया गया था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई, या कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया था जिसकी वजह से एचआईवी या कोई भी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उस चाइल्ड को हो गई है, या ड्यूरिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की वजह से उसको डेथ ऑफ चाइल्ड हो गई, तो ये सब एग्रावेटेड फॉर्म में आएंगे। के बोल रहा है कोई भी ऐसे चाइल्ड पे किया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, मोर देन वंस या रिपीटेडली किसी चाइल्ड पे किया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, बिलो 12 इयर्स वाले चाइल्ड पे किया गया है, मतलब कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसकी एज 12 इयर्स से नीचे है तो उस चाइल्ड पे किया गया है,
किसी रिलेटिव द्वारा किया गया है। अब वो रिलेटिव कैसा कैसे भी हो सकता है, या तो बाई ब्लड हो सकता है, या बाई अडॉप्शन, मैरिज या गार्जियनशिप की तरफ से हो सकता है, या ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके फोस्टर केयर में या डोमेस्टिक रिलेशनशिप में वो चाइल्ड रह रहा था। ठीक है, अगर उस पर्सन के द्वारा किया गया है तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म में आएगा। वो बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा पर्सन की ओनरशिप में या मैनेजमेंट में चाइल्ड रह रहा है, या कोई इंस्टीट्यूशन का स्टाफ है जो चाइल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर उस पर्सन ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर दिया चाइल्ड के साथ, तो वो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में यहाँ पे डील किया जाएगा सेक्शन नंबर 5 के अंदर में। कोई भी ऐसा पर्सन है जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी में है चाइल्ड की, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन है जिसकी ट्रस्ट या अथॉरिटी में उस चाइल्ड को प्लेस किया गया था, अगर वही पर्सन उस चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर देता है, तो उसको भी अगर अपन एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में ही मानेंगे। ठीक है, कोई भी जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है वो ऐसे चाइल्ड के साथ हो रहा है जिसमें उस ऑफेंडर को पता है कि वो चाइल्ड प्रेग्नेंट है, तो अगर प्रेग्नेंट चाइल्ड पे कर रहा है तो भी एग्रावेटेड फॉर्म में ही उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन चाइल्ड अटेम्प्ट कर रहा है वो मर्डर ऑफ द चाइल्ड का, तो उसको भी अपन एग्रावेटेड फॉर्म में ही मानेंगे। या जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हुआ है वो हुआ है किसी कम्युनल या कम्युनल वायलेंस के दौरान, या कोई नेचुरल कैलामिटी के अंदर, कभी भी होता हो जाता है ना कि कई जगह कोई बाढ़ आ जाती है या ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाती है, नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, वो दौरान भगदड़ का माहौल हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कई लोग जो हीन, जो मतलब मानसिक पर ऐसी आपराधिक मानसिक प्रकृति के होते हैं, वो ऐसा ऑफेंस कई बार कर देते हैं, तो उस जो अगर वो पर्सन ऐसा कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको भी एग्रावेटेड कैटेगरी में ही अपन यहाँ पे सेक्शन 5 में डील करेंगे। नेक्स्ट टी की बात कर रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन ने किया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जिसको प्रीवियसली भी इसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा चुका है, या तो इस एक्ट में या कोई अदर लॉ में, या कोई एस जो पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है चाइल्ड पे और उसके साथ उस चाइल्ड को स्ट्रिप या नेकेड परेड करवा रहा है उसकी पब्लिक के अंदर, तो अगर ये ए से लेके यू तक कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, तो उस पर्सन ने अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया गया है उसके पर्सन के द्वारा, तो उस पर्सन को अपन यही मानेंगे कि उसने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है उस पर्सन के द्वारा। इसमें अपन ने इस सेक्शन 20 वो जो नंबर 5 है उसमें 21 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें अगर कोई सी भी बंदे ने अगर इन 21 पॉइंट्स में से कोई भी ऑफेंस कर दिया है, तो उसको एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में अपन डील किया जाएगा। अब इसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 6 के अंदर, सेक्शन नंबर 5 की पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 6 में। तो सबसे पहले तो अगर किसी पर्सन ने एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। कौन सी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको अपन अवॉर्ड करेंगे, जो कम से कम 20 साल की होगी। मतलब अगर किसी पर्सन ने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट देंगे अपन कम से कम 20 साल की, जो एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऑफ द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि उसको अपना आजीवन कारावास में गुजारना पड़ेगा, उसके साथ साथ ही उसको फाइन भी देना पड़ेगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उसको डेथ पनिशमेंट भी अवॉर्ड की जा सकती है। मतलब किसी भी पर्सन ने अगर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस किया है तो उसको कम से कम 20 साल की सजा देंगे अपन, जो एक्सटेंड होके जा सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ग्रीवियस सिचुएशन आ गई, तो उसमें उस पर्सन के लिए यहाँ पे डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी एक्ट में मेंशन किया गया है। जो फाइन होगा वो जस्ट एंड रीजनेबल होगा और विक्टिम को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो उसको मेडिकल एक्सपेंस और रिहेबिलिटेशन के लिए यूज कर सके। नेक्स्ट जो अपन बात करें वो है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट की। सेक्सुअल असोल्ट क्या होगा? तो सेक्सुअल असोल्ट की इसमें डेफिनेशन दे रखी है, कोई भी पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, कोई भी पर्सन अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करता है, कोई भी पर्सन अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच करता है, या तो वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या तो खुद टच कर रहा है वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट, या चाइल्ड से करवा रहा है, या तो उस पर खुद के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, तो उसको अपन सेक्सुअल असेंट की कैटेगरी में डालेंगे। और इसमें इंक्लूड कर रहा है कोई भी ऐसा एक्ट जो सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया गया है,
जो इन्वॉल्व करता है फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, तो उसको अपन मानेंगे कि उस पर्सन ने सेक्सुअल असल्ट का ऑफेंस किया है। मतलब इसका अपन ओवरव्यू देखें तो किसी भी पर्सन ने अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच किया है चाइल्ड का वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट, या चाइल्ड को ये सब करने के लिए उसने कंपेल किया गया है, या कोई ऐसा अदर एक्ट कर रहा है सेक्सुअल इंटेंट के साथ जिसमें इन्वॉल्व है कोई भी ऐसा फिजिकल कांटेक्ट, बट वो जो कांटेक्ट है फिजिकल वो विदाउट पेनिट्रेशन होगा, तो अगर इस किसी पर्सन ने ये चीज की है तो उसको अपन मानेंगे कि उसने सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है। अब सेक्सुअल असोल्ट अगर किसी ने ऑफेंस कर दिया तो उसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 8 में। तो अगर किसी भी पर्सन ने सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है तो उसको इम्प्रिजनमेंट देंगे अपन आइदर डिस्क्रिप्शन की, जो कि कम से कम 3 साल की होगी, जो एक्सटेंड करके जा सकती है 5 साल तक, एंड उसमें फाइन अपन जो देंगे वो कंपलसरी होगा। तो सेक्सुअल असोल्ट की जो पनिशमेंट है वो है मिनिमम 3 इयर्स, जो एक्सटेंड होके जा सकती है 5 इयर्स तक, और उसमें फाइन कंपलसरी होगा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट। एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट, अब ये जो सेक्शन 7 में सेक्सुअल असोल्ट दे रखा है उसी का अग्रावेटेड फॉर्म है, मतलब जघन्य हो जाता है। उसमें नॉर्मल केस का ओपन ऑफेंस की बात कर रहे हैं, इसमें अगर एग्रावेट अग्रेसिव फॉर्म हो जाती है कोई भी, मतलब जो ऑफेंस सेक्शन 7 में हो रहा है अगर जघन्य प्रवृत्ति का हो जाता है, रेयरेस्ट हो जाता है, रेयर हो जाता है, मतलब हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, तो उसको अपन एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। जो सेक्शन 6 में अपन ने पढ़ा था एग्रावेटेड, सेक्शन 5 में, सॉरी सेक्शन 5 में अपन ने पढ़ा था एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसी के यहाँ उसी की तरह यहाँ पे कुछ कैटेगरीज मेंशन कर रखी है, जिसको अपन एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव जो सेक्सुअल असॉल्ट था सेक्शन नंबर 5 में, उसी की कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है सेक्शन 9 में। बस एक कंडीशन अलग दे रखी है, तो उसको, अगर यहाँ पे जो 22 पॉइंट दे रखे हैं उसमें 21 पॉइंट दे रखे थे, तो अगर इन 22 पॉइंट्स में कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको अपन एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। तो पहला तो वही है कि पुलिस ऑफिसर ने किया है, जो अपन एज इट इज वहां पे पढ़े थे, या तो लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन प्रीमाइसेस में किया था उसने, या कोई भी प्रीमाइसेस जो स्टेशन हाउस में उसमें किया था, या कोर्स ऑफ ड्यूटी के दौरान किया था, या कोई भी ऐसी जगह किया था जहाँ पे उसको वो नॉन है या आइडेंटिफाइड है एज ए पुलिस ऑफिसर, आर्म फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज के किसी पर्सन ने किया था, ठीक है, किसी पब्लिक सर्वेंट ने वो सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया था चाइल्ड पे तो वो भी हो जाएगा, जेल, रिमांड होम या प्लेस ऑफ कस्टडी के मैनेजमेंट या स्टाफ ने किया था, मैनेजमेंट स्टाफ ने किया था किसी हॉस्पिटल के, अब वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसके मैनेजमेंट या स्टाफ ने ऐसा ऑफेंस किया है, तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। गैंग सेक्सुअल असोल्ट किया है चाइल्ड पे, मतलब दो से ज्यादा पर्सन ने किया है, तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट में आ जाएगा। अब जो सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है वो किसी ऐसे डेडली वेपन से या फायर हीटेड या कोरोसिव सब्सटेंस से हो रहा है, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की। अब जो एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है उसके दौरान उस पर्सन ने कॉज कर दी कोई ऐसे ग्रीवियस हर्ट या कोई बॉडीली इंजरी या हार्म कर दिया उस चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स को, तो भी उसको एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में डील किया जाएगा। और ड्यूरिंग कमीशन ऑफ सेक्सुअल असोल्ट, अगर चाइल्ड पे सेक्सुअल असोल्ट करने के दौरान उस पर्सन ने उस चाइल्ड को फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया या उसको मेंटली इल कर दिया उस चाइल्ड को, तो भी इस कैटेगरी में आएगा। या कोई इन्फ्लिक्ट कर दी उस चाइल्ड को HIV या अदर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, या तो HIV वायरस हो गया उस एक्ट की वजह से, या कोई अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई उस चाइल्ड को, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है केम में कि उसकी मेंटली या फिजिकल डिसेबिलिटी का फायदा उठा के उसने सेक्सुअल असोल्ट कर दिया उस पर्सन ने चाइल्ड पे, रिपीटेडली चाइल्ड के साथ वही सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है या एक से ज्यादा बात कर दिया उसने, चाइल्ड की उम्र अगर 12 इयर्स है उसके ऐसे चाइल्ड के साथ कर रहा है तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी ऐसे पर्सन ने किया है जो रिलेटिव है चाइल्ड का, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अब रिलेटिव कैसे भी हो सकता है वो, आइदर ब्लड हो सकता है, अडॉप्शन हो सकता है, या मैरिज गार्जियनशिप में हो सकता है, या कोई भी ऐसे पर्सन की फोस्टर केयर में चाइल्ड को रखा गया है या किसी डोमेस्टिक केयर में दे रखा है चाइल्ड को, अगर ऐसे पर्सन ने किया है तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो चाइल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो चाइल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर उसके ओनर ने या मैनेजमेंट या स्टाफ में से किसी पर्सन ने कर दिया तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन है
इसके ट्रस्ट या अथॉरिटी में चाइल्ड को प्लेस किया है, अगर उसने सेक्सुअल असोल्ट कर दिया तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर क्यों बात कर रहा है, अगर वो बंदा जो सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है चाइल्ड पे, उसको पता है कि वो जो चाइल्ड है वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी वो सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है उस चाइल्ड पे, तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। और ड्यूरिंग कमीशन ऑफ सेक्सुअल असोल्ट ऑन चाइल्ड, वो अटेम्प्ट टू मर्डर भी कर रहा है चाइल्ड का, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद कम्युनल या कोई नेचुरल कैलामिटी या मतलब कि दंगे फसाद के टाइम या कोई ऐसे नेचुरल कैलामिटी आ गई, उसके दौरान अगर कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट का वो पर्सन चाइल्ड पे, सॉरी दोस्तों, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन जो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है वो अगर प्रीवियसली सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है और उसके बाद उसने वापस से सेम ऑफेंस रिपीट कर दिया, तो वो भी इसी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अगर वो जो पर्सन है वो कमिट कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट चाइल्ड पे, और उसको चाइल्ड को स्ट्रिप कर रहा है या नेकेड परेड करवा रहा है पब्लिक में, तो उसको भी अपन एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में डील करेंगे। उसके बाद अगर इंड्यूस कर रहा है या एंटाइज, या उसको डरा रहा धमका रहा है चाइल्ड को किस चीज के लिए, कोई भी ऐसा ड्रग उसको एडमिनिस्टर कर रहा है जिसकी वजह से उस चाइल्ड में हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि वो चाइल्ड अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ले। तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन अगर किसी चाइल्ड को कोई भी ड्रग या ऐसा हार्मोन उसकी बॉडी में इंसर्ट कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है उस चाइल्ड को, जिसकी वजह से कि वो चाइल्ड अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी अडॉप्ट कर ले, तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस मतलब पर्सन उस चाइल्ड के साथ कर रहा है, तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो ये ए से लेकर ए से लेकर अगर बी तक कोई भी पर्सन ने ऑफेंस किया है, किसी भी तरीके का जो ऑफेंस मेंशन कर रखा है ए से लेके बी तक, अगर वो कमिट हो जाता है तो अपन उसको मानेंगे कि वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस उस पर्सन ने कर दिया। अब उसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बात कर रहा है कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस अगर हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो अगर किसी भी पर्सन ने एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस कर दिया तो उसकी पनिशमेंट होगी, उसको इम्प्रिजनमेंट देंगे अपन, आइदर डिस्क्रिप्शन की जो कम से कम 5 साल की होगी, नॉट लेस देन 5 इयर्स की होगी, बट एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक, एंड फाइन उसके साथ कंपलसरी होगा। क्योंकि यहाँ पे अपन ने यूज कर रखा है शेल वर्ड, शेल वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो दर्शाता है कि जो फाइन होगा वो कंपलसरी होगा। तो अगर किसी भी पर्सन ने एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट का ऑफेंस किया है तो उसकी पनिशमेंट होगी कम से कम 5 साल, जो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल, उसके साथ साथ ही उसमें फाइन भी अपन इम्पोज करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, फाइन इम्पोज करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो दे रखा है वो है सेक्सुअल हेरेसमेंट। सेक्शन नंबर 11 बात कर रहा है, सेक्शन 11 बात कर रहा है वो है सेक्सुअल हेरेसमेंट की। सेक्सुअल हेरेसमेंट क्या होगा, तो कोई भी पर्सन को कब मानेंगे कि उसने सेक्सुअल हेरेसमेंट का ऑफेंस किया है चाइल्ड पे, तो अगर किसी पर्सन ने सेक्सुअल इंटेंट के साथ कोई भी वर्ड या कोई भी ऐसा साउंड या जेस्चर किया है, या कोई भी अपना बॉडी पार्ट या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट सेक्सुअल इंटेंट के साथ बच्चे को दिखा रहा है ताकि वो सुन ले या देख ले, या जो भी इशारा वो कर रहा है वो चाइल्ड की तरफ से देखा जाए, तो उसने सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस किया है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पर्सन है ऑफेंडर है, वो चाहे वर्ड से या साउंड से या कोई जेस्चर या कोई भी बॉडी पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है चाइल्ड को सेक्सुअल इंटेंट के साथ, और वो वर्ड साउंड जेस्चर अगर चाइल्ड देख लेता है, तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने सेक्सुअल हरेसमेंट का ऑफेंस किया है उस चाइल्ड के साथ। सेकंड बात कर रहा है कि जो ऑफेंडर है वो एग्जिबिट कर रहा है या तो उसकी बॉडी या कोई भी बॉडी पार्ट चाइल्ड को, ताकि वो चाइल्ड उसको वो देख सके। तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन अपनी बॉडी या बॉडी पार्ट दिखा रहा है सेक्सुअल इंटेंट के साथ चाइल्ड को, तो वो भी सेक्सुअल हेरेसमेंट की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है चाइल्ड को, अब वो चाहे किसी भी फॉर्म या मीडिया में हो सकता है, पर जो वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है किसी पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए। तो अगर कोई भी पर्सन चाइल्ड को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, वो किसी भी फॉर्म या मीडिया में हो सकता है, वो पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए दिखा रहा है, तो उसको भी अपन सेक्सुअल हेरेसमेंट की कैटेगरी में यहाँ पे डील करेंगे। फोर्थ बात कर रहा है रिपीटेडली या कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है चाइल्ड को, या
उसको वॉच कर रहा है चाइल्ड को, या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइल्ड को, या तो डायरेक्टली या किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या अदर किसी मीन्स से अगर चाइल्ड को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है या वॉच कर रहा है या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है सेक्सुअल इंटेंट के साथ, तो उसको भी अपने सेक्सुअल हेरेसमेंट की कैटेगरी में यहाँ पे डील करेंगे। फिफ्थ बात कर रहा है कि थ्रेट कर रहा है, चाइल्ड को थ्रेटन कर रहा है कि वो उसको यूज करे। यहाँ पे ऑफेंडर थ्रेट कर रहा है चाइल्ड को कि वो उसको यूज कर लेगा किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या डिजिटल किसी भी मोड में, या तो उसका कोई बॉडी पार्ट जिसमें चाइल्ड को दिखाया गया है किसी सेक्सुअल एक्ट में। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा ऑफेंस कर रहा है सेक्सुअल इंटेंट के साथ जिसमें वो चाइल्ड को ऐसा थ्रेटन कर रहा है कि उसको किसी फॉर्म ऑफ मीडिया में दिखाएगा उसका जो भी सेक्सुअल इंटेंट, उसको सेक्सुअल इंटेंट की तरीके से उसका सेक्सुअल जो एक्ट है उसको मीडिया में दिखाएगा, उसकी वजह से उसको थ्रेट कर रहा है, तो वो भी सेक्सुअल हेरेसमेंट की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। या एंटाइज कर रहा है चाइल्ड को फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, या कोई ग्रेटिफिकेशन दे रहा है उसको इस चीज के लिए, तो उसको भी अपन सेक्सुअल हेरेसमेंट की कैटेगरी में डील करेंगे। तो कोई भी पर्सन अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ ये 6 एक्ट कर रहा है, तो अपन ये कहेंगे कि उसने सेक्सुअल हेरेसमेंट का ऑफेंस किया है। अब क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि सेक्सुअल इंटेंट था या नहीं था, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, वो ये ओपिनियन ऑफ जज पे डिसाइड होगा कि वो सेक्सुअल इंटेंट था या नहीं था उस पर्सन का, उस टाइम जो एक्ट हो रहा था उस टाइम वो पर्टिकुलर सेक्सुअल इंटेंट रखता है था या नहीं रखता था उस ऑफेंस को करने के लिए, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। सेक्सुअल हेरेसमेंट की पनिशमेंट की बात करें तो सेक्सुअल हेरेसमेंट की पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन 11 डिफाइन कर रहा है कि सेक्सुअल हेरेसमेंट क्या होगा, और उसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन नंबर 12 बात कर रहा है कि अगर किसी भी पर्सन ने सेक्सुअल हेरेसमेंट का ऑफेंस कर दिया चाइल्ड के साथ, तो उसको अपन इम्प्रिजनमेंट देंगे आइदर डिस्क्रिप्शन की, जो एक्सटेंड हो सकती है 3 years तक, और उसके साथ साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। फाइन यहाँ पे मैंडेटरीली इम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शेल वर्ड यूज किया गया है। तो सेक्सुअल हेरेसमेंट का अगर कोई ऑफेंस कर देता है कोई भी पर्सन किसी चाइल्ड के साथ, तो उसको 3 साल तक की अपन सजा दे सकते हैं, और फाइन यहाँ पे मैंडेटरीली अपन को इम्पोज करना पड़ेगा। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। आने वाले लेक्चर में अपन पोक्सो एक्ट के जो रिमेनिंग प्रोविजंस है, बैरेक प्रोविजंस हैं, उनको अपन डील करेंगे, और उसके बाद इसके नेक्स्ट जो सेक्शन होगा, नेक्स्ट सेशन में अपन इसके बैरेक प्रोविजंस को डील करेंगे, और उसका जो नेक्स्ट सेशन अपन लेके आएंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पोक्सो एक्ट के, वो अपन डील करेंगे, ताकि अपना एक्ट जो पॉक्सो एक्ट जो अपना ऑब्जेक्टिव जिस ऑब्जेक्ट के साथ अपन पढ़ रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, और एग्जाम में आपका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत ना होए। तो अभी ये थी आज की यहाँ पे, तो अब इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पॉक्सो एक्ट के बैक के जो रिमेनिंग प्रोविजन है उसके साथ। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ महाभूता एकेडमी। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल नया है, पर कंटेंट आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट दे सके, तो आप एपीओ की तरफ से बेफिक्र होकर हमारे जो लेक्चर्स यहाँ पे डेली अपन जो डील कर रहे हैं यहाँ पे उन पे आप फोकस बनाए रखिए, और इनको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करते रहिए। एपीओ का एग्जाम जब तक आएगा उसके पहले पहले आप 2 या 3 बार इसको या तो 2x पे रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू जो सेशंस अपन लाएंगे उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, तो कि वो जो सेशन है, वो जो एमसीक्यू है, उसका विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे ऑटोमेटिकली आंसर आपका राइट टिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पॉक्सो एक्ट के रिमेनिंग प्रोविजंस के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।